वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस क्लास में हम हिंदी में व्याख्यान दे रहे हैं। मैं डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट पिछले 50 वर्षों से अर्थशास्त्र बिहार एवं अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। वो जो रोजगार प्राप्त करने के लिए बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, आईईएस, आरबीआई ऑफिसर्स एग्जामिनेशन, नबार्ड ऑफिसर्स एग्जामिनेशन, एसबीआई पीओ इंटरव्यू, बिहार स्टेट फाइनेंशियल सर्विस, बिहार डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस ऑफिसर, बिहार स्टैटिस्टिक्स फाइनेंस ऑफिसर, इन सारे पदों पर अर्थशास्त्र के बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी बातों का उपयोग होता है। मेरा यह मानना है कि जो हिंदी भाषी हैं वो हर मामले में सक्षम है इंग्लिश भाषी विद्यार्थियों के बराबरी में। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। फर्क ये है कि वो इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं या हिंदी मीडियम में लिखते हैं, लेकिन लिखते जो हैं उसका तथ्य क्या है। तथ्य जो इंग्लिश में होगा वही फिर हिंदी में भी होगा, और दोनों का ओरिजिनल अगर बातें लिखते हैं आप तो नंबर आप उठा सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है जहां हाईएस्ट नंबर हिंदी मीडियम वाले ला करके ऊंचे पदों को प्राप्त किए हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इंटरव्यू में आपको काम आएगा। आजकल जहां कहीं भी कोई बात होती है उसमें स्टार्टअप, स्टार्टअप के सपने, स्टार्टअप की सफलता, ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चिन्ह बन गया है। अजीत बालकृष्णन के शोध के तथ्यों का डॉक्टर पीसी वर्मा, पूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, बिहार, भारत के द्वारा एक विश्लेषण किया जा रहा है जिसका उद्देश्य साफ है कि किसी भी हालत में हमें स्टार्टअप की दुनिया को आगे बढ़ाने का काम करना है। कोई क्रिटिसिज्म, कोई आलोचना, कोई बातें इसमें कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व में एक महान देश के रूप में हो, एक विकसित देश के रूप में हो, जो ऐसा होना अब संभव दिख रहा है। आप अभी का देख लीजिए, जो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बतलाया जा रहा है उससे कम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यूएस का है। ये अलग बात है कि पहले से उनका ढांचा मजबूत हमसे अभी है, लेकिन याद कीजिए कि उनके पीछे के वर्षों को, जब 1776 के बाद जो आजादी मिली थी उस समय क्या स्थिति थी। उस समय में यूएस की क्या स्थिति थी। साउथ और नॉर्थ ये दो ब्लॉक था, दोनों के बीच में सिविल युद्ध हुआ, सिविल वार हो गया, 4 साल तक वार चला। यही कहना था कि साउथ वाले को बहुत अनदेखा किया जा रहा है, वहां केवल एग्रीकल्चर है और नॉर्थ में इंडस्ट्री है। सिविल वार उसका एग्जाम्पल है। इतना हो गया कि साउथ अमेरिका वाले लोग अपने को इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वहां का जबरदस्त प्रेसिडेंट रहा है। कई ऐसे प्रेसिडेंट जबरदस्त रहे हैं, जिसमें एक रूजवेल्ट भी आते हैं जिन्होंने 160 लाख बेरोजगार अमेरिकन को रोजगार दिलाने के लिए इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के जो शास्त्री हैं जॉन मेनार्ड केन्स, उसको 1931 में अमेरिका में बुलाया और कहा कि जो कोई तरीका बताइए कि कैसे 160 लाख अमेरिकन को तुरंत रोजगार दिया जा सके। जॉन मेनार्ड केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं। मार्शल माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के फादर माने जाते हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने पूछा कि कैसे 160 लाख अमेरिकन जो बेरोजगार हो गए हैं, फैक्ट्री में सामान है लेकिन फैक्ट्री बंद हो गया है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, बाजार में बिक नहीं रहा है, माल है बिक नहीं रहा है, बिकेगा कैसे। जिस आदमी को आप रोजगार में रखे उसको तो बाहर आप निकाल दिए,
और जैसे जैसे बाहर निकालते गए आपका स्टॉक का भंडार हो गया, और खरीदने वाला आदमी रोड पर बेरोजगार है। तो केम्स ने पूछा कि वेरी शॉर्ट पीरियड की शॉर्ट पीरियड की लॉन्ग पीरियड, किसमें आप बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं? तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट बोले वेरी शॉर्ट पीरियड। तो उन्होंने क्या कहा, आप देखिएगा, किन्स की किताब है, बहुत फेमस वर्ल्ड लेवल की किताब है, सब लोग ग्रेजुएशन में उसको पढ़ते हैं। वो है जनरल थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में प्रकाशित हुई। लेकिन उनके बातों को उन्होंने 1932 में ही एक्सपेरिमेंट में ला दिया। कहा कि अगर आप तुरंत रोजगार चाहते हैं, डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में गोल्ड माइंस अचानक बहुत सारे प्रकट हुए, नेवेडा में, कोलोरेडो में, अरिजोना में, कैलिफोर्निया में, डकोटा में। ये सब जगह जमीन खोदने से सोना निकलना शुरू हुआ, गोल्ड माइंस। और ये बात है आपको वो 1700 से 1800 के बीच के पीरियड का है। उस 100 वर्षों में इसी तरह से विकास उनका हुआ। आज हम लोगों पर टैरिफ का कहते हैं कि 150% लगा देंगे। पीछे झांक के देखिए, $5 में 150 बीघा जमीन बांट रहे थे। जो आवे यहाँ वो रहने के लिए स्वीकार करे कि हम यहीं रहेंगे, यहीं स्कूल खोलेंगे, या हम यहाँ रहेंगे, यहाँ व्यवसाय करेंगे, हम यहाँ रहेंगे, यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे, तो आपको हम दे रहे हैं जमीन $5 में 150 बीघा। और जो लोग ले लिए, लेने के बाद खुदाई शुरू किए, जगह जगह से, यूरोप से, सारे जगहों से वहाँ बिजनेसमैन सब आके जमीन खरीदने लगा। आज साथ में ले किसको गया? तो नौकर के रूप में, मजदूर के रूप में हमारे एशिया से लोगों को ले गया। और एशिया में सबसे हम ही लोग थे। उस समय भी हम लोग का जनसंख्या जो है, भले ही अकाल के कारण मर जाता था, और एक माँ से कम 10-12 बच्चे जन्म लेते थे। लेकिन उस समय हैजा का सुई नहीं था, कॉलरा का दवा नहीं था। हो गया अगर हैजा तो पूरा गांव का गांव मर रहा है। कॉलरा हो गया, हैजा कॉलरा जो है हो गया, टिटनेस हो गया, कुछ भी ऐसा हो जाए, वो सब उस समय मेडिसिन का उतना उपयोग नहीं हो पाता था। बहुत सारे लोग मर जाते थे, मरते थे ज्यादा। तो इसलिए साइज बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन मरता था इतना कि वाइस राय जो है, जो भारत में थे, वो लिख के भेजे थे क्वीन एलिजाबेथ को कि यहाँ का जमीन जो है वो सफेद हो गया है, आदमी और जानवर के मरने के कारण जो हड्डियां बिछ गई है खेतों में। तो हड्डी उजला होता है, तो हड्डी का पूरा समझिए कि खेत में हड्डी ही हड्डी है, आदमी का और जानवर। इसलिए इसका कुछ उपाय किया जाए। तब वहां से एलिजाबेथ की ओर से आया कि ठीक है, सबको भोजन फ्री दो, किचन, सरकारी किचन बनाओ, और जो लोग का दवा दो, जिसको हटाना हो हटाओ, ये सब करने का। ये सब देखिएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़िएगा तो उससे पता चलेगा। ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़िए, उससे पता चलेगा। इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़िएगा तो उससे पता चलेगा। तो इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में जर्मन भी है, फ्रेंच भी है, पोर्टुगीज भी है, और ब्रिटिश भी है। ब्रिटिश जो है नॉर्थ इंडिया का पूरा हिस्सा लिए हुआ था। फ्रेंच वाले को देखिए, आजकल जो तमिलनाडु के पास जो है एक जगह, यूटी है अभी, उस जगह पर फिर उधर केरल के साइड में जगह जगह पर छोटा छोटा जगह था जहाँ फ्रांस वाला पकड़े हुआ था, और गोवा तो पकड़े हुआ था पुर्तगाल वाला। तो सब हम लोगों का समझिए खेत जैसे कोई चर रहा है, तो बकरी भी चर रही है, भैंस भी चर रहा है, गाय भी चर रही है। देश हम लोग का वही बना दिए हुआ था। कोई आज के तरह का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी था, जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गांव से उठा हुआ, गरीब परिवार से उठा हुआ है,
प्राइम मिनिस्टर, तो उसका सोच जो होगा नीचे से ऊपर जाएगा। अभी जो पहले जो थे उनका ऊपर से नीचे आता था। मॉडल दो ही है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो ये सब एक्सपेरिमेंट हम लोगों के देश में चलता रहा। तो कहते हैं कि जॉन मैनार्ड किन्स को इतना महत्व दिया कि उनके किताब के सारे बातों को यहाँ बताना संभव नहीं है, लेकिन उस पर हम लोग अलग क्लास में बात करें। तो वो चीज जो है वो उन्होंने सॉल्व कर दिया। और 160 लाख जो बेरोजगार थे, कहा कि तुरंत रोजगार देना है तो आप उन लोगों को ऑर्डर दीजिए, एम्प्लॉयमेंट का कागज दीजिए, उस पर लिख दीजिए ज्वाइन गोल्ड माइंस। अब गोल्ड माइंस, उसको भीतर घुसना है, खुदाई करना है, सोना मिले तो मिले, न मिले 8 घंटा रहिए, बाहर निकलिए, डॉलर लीजिए जाइए। ऐसा करने से तुरंत उसके हाथ में। और ऐसा नहीं है कि अमेरिकन को आप कहिए कि ले लो रुपया मुफ्त में बिना काम खत्म, नहीं लेगा। ईगो है, हम लोग के देश में भी ईगो है। लेकिन कुछ ऐसा है जो कहे दे दो भाई बिना काम के काम करेंगे, तो काम करा के पैसा देना, इसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट। अब भीख के रूप में दीजिएगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, और नेशनल इनकम में काउंट भी नहीं होगा। काम करके आप जो पैसा प्राप्त किए हैं वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। इसलिए केन्स ने कहा कि किसी को फ्री नहीं देना है। फ्री दीजिएगा तो फ्री का वो आपके नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। भीख का पैसा कितना भी भीख कम कमा लीजिए आप, लेकिन वो नेशनल इनकम में नहीं होगा। जुआ खेलने वाला नेशनल इनकम में नहीं होगा। बेईमानी का जो सब काम है तो नेशनल इनकम में नहीं, इलीगल काम से पैसा ले नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए केन्स ने कहा कि डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस, यही लाइन है। आप किसी लाइब्रेरी में जाके केन्स का किताब निकालिएगा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड मनी, 1936 में लिखा हुआ है। उसका देखिएगा पीछे से 10वां पेज पर लिखा हुआ है, एक लाइन ऊपर में ही टॉप में, कि अगर तुरंत रोजगार देना 160 लाख आदमी है तो जो तुरंत तैयार है उसको बुलाइए यहाँ और दीजिए उसका अपॉइंटमेंट लेटर, गो एंड ज्वाइन गोल्ड माइंस। गोल्ड माइंस कहाँ था? तो एरिजोना में, डकोटा में, नेवेडा में, कैलिफोर्निया के पास, इस सब जगह में गोल्ड माइंस चल रहा था। तो निकल गया सब, इसलिए खत्म हुआ बात। सब जाके वहां ज्वाइन करो। और ज्वाइन करना शुरू किया। आज जैसे ज्वाइन करना शुरू किया, हाथ उसको पैसा आया, बाहर आया, उससे सामान खरीदना शुरू किया। धीरे धीरे 6 महीना में जितना स्टॉक जो ओवर स्टॉकिंग था वो सब समाप्त हो गया। फ्रेश प्रोडक्शन चाहिए तो वहां तो फोन पर होता है। यहाँ ऐसा नहीं कि पीटी हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ और उसके बाद तब आपको रोजगार मिलेगा। वहां फोन किया है लो, और आपका फोने पर इंटरव्यू ले लिया कि आपका क्वालिटी कैसा है। यहाँ तक कि हमको अभी भी अनुभव है कि एक बार नॉर्थ अमेरिका का भ्रमण कर रहे थे, तो एक जगह हम सिनेमा हॉल में अपने लड़के के साथ बैठे हुए थे। अचानक लड़का उठा, कहा कि आप डैडी देखिए हम जरा बाहर से आते। बाहर चले गए। अब फोन में बात आया, कहा कि मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एक दूसरे कंपनी में और दूसरे कंट्री में हम जाएंगे, इसलिए था। हम कहे कि इंटरव्यू से हो गया अपॉइंटमेंट? हाँ। वो पूछा जितना बात से बताए, जो काम किए हैं वो बताए। वह ओके यू कम। हम देख के लगा कि सोचिए कि हमारे यहाँ पीटी होता है, पीटी होने के बाद फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और तब उसमें से 1,000, 900, 800 आदमी चुनाता है। और बाकी तो 4 लाख बैठा हुआ है। उस 4 लाख में कुछ ये हटा दीजिए, सब बेरोजगार, आदमी ही नहीं है। आदमी अभी भी क्या है अमेरिका में, हमको जैसा लगता है 36 करोड़ आदमी है। कनाडा में जो है 3.5 करोड़ है। और इंडिया में 140 करोड़ प्लस, चीन से भी ज्यादा। तो हमारे यहाँ वो मॉडल लागू नहीं होगा। हमारे यहाँ मॉडल यही लागू होगा कि सरकार 10,000 रुपया हर औरत को दे दिया गया कि व्यापार व्यापार करो, मछली बेचो, कपड़ा बुनने का काम करो, बहुत सारा काम औरत से रिलेटेड होता है, उसको कर कर सकती है। और वो होने लगेगा तो वो हो जाएगा, नेशनल इनकम में ऐड होगा, क्योंकि वो कमाई हुआ, डोल्स नहीं हुआ, भीख नहीं हुआ। फिर उस पर वो अगर बढ़ाना चाहेगा तो लाख रुपया भी सरकार देना चाहेगी तो उसको मिल सकता है। ये है आपको कैसे देश को ऊंचा उठाया जाए। आलोचना करना तो बहुत आसान है। कुछ हम आदमी देखे हैं, कुछ आदमी को, जब मेरा भी उम्र हुआ 74 ईयर्स, इतने वर्ष में तो देख रहे हैं ना,
75 74 साल बहुत आ, कम नहीं है। इंडिया का जो एक आदमी का जो उम्र होना चाहिए सरकार के अनुसार 72.4, हम हो गए 74। और हम अभी भी 9 घंटा 10 घंटा पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो ये होता है कि किस तरह का आपका पोषण हुआ है, किस तरह का आपका माइंडसेट है। टाइम इज मनी ये सोचते हैं कि नहीं, टाइम इज नॉलेज ये सोचते हैं कि नहीं। अगर ऐसा है तो आप 1 मिनट बर्बाद नहीं कीजिएगा। तो भारतीय स्टार्टअप के सपने को कैसे हो साकार, ये आज का हम लोग का बात है। हमें ऐसा नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए जो भारत में पारिवारिक वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी कंपनियों को बढ़ावा दे। आज की दुनिया स्टार्टअप की दुनिया है। तो इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी कंपनी शेयर से जुड़ा हुआ है। वेंचर कैपिटल जो है, जो कोई भी नया कोई उद्योग चलाना चाहता है उसको कैपिटल की प्राप्ति होती है। तो गैर पारिवारिक वेंचर कैपिटल मतलब कोई टाटा का आदमी है या बिरला का आदमी है, अडानी का आदमी, अंबानी का आदमी है, उसका परिवार है, उसकी बात नहीं किया जाए। गैर पारिवारिक वेंचर कैपिटल, उसके परिवार में कोई नहीं है, वो अपने नॉलेज, अपने इफिशियंसी को के अनुसार वो चाहता है कि वेंचर कैपिटल मिले और हम स्टार्टअप शुरू करें। तो हमें ऐसा नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए जो भारत में गैर पारिवारिक वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी कंपनियों को बढ़ावा दे। आज की दुनिया स्टार्टअप की दुनिया है। सिलिकॉन वैली का सिलिकॉन वैली का दुनिया का प्रमुख प्रमुख स्टार्टअप केंद्र बनना किसी एक वजह से, किसी एक वजह से नहीं हुआ है। बल्कि यह इतिहास
बल्कि यह इतिहास बल्कि यह इतिहास संस्कृति संस्कृति और संस्थागत और संस्थागत और संस्थागत ढांचे के संस्थागत ढांचे के दुर्लभ के दुर्लभ संयोजन दुर्लभ संयोजन का परिणाम है। जो एक दूसरे को जो एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते रहे वो मजबूती प्रदान करते रहे। इसकी शुरुआत 20वीं सदी 20वीं सदी के मध्य में हुई। 20वीं सदी के मध्य में हुई। जब अमेरिका ने जब जब अमेरिका ने जब अमेरिका ने
रडार। अमेरिका ने सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर कम और कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग पर रक्षा खर्च के माध्यम से के माध्यम से वे एरिया में निवेश किया से वे एरिया में निवेश निवेश किया। स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय फ्रेडरिक टर्मन फ्रेडरिक
टर्मन के नेतृत्व में। नेतृत्व में छात्रों छात्रों और शिक्षकों को अपने शोध अपने शोध को व्यावसायिक शोध को व्याव, व्यावसायिक रूप देने के लिए रूप देने के लिए प्रोत्साहित करता था। प्रोत्साहित करता था। इससे यूलिट इससे
जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि छात्रों और शिक्षकों को अपने शोध को व्यावसायिक रूप देने के लिए प्रोत्साहित करता था। अमेरिका में जो विकास हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। इससे हुलियट पैकर्ड और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियां अस्तित्व में आई और शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और सरकार के बीच करीबी सहयोग का एक मॉडल तैयार हुआ। इसके बाद ए, ए, एक ऐसी संस्कृति विकसित हुई जो जोखिम को अपनाती थी। सिलिकॉन वैली का दुनिया का प्रमुख स्टार्टअप केंद्र बनना किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति और संस्थागत संस्थागत ढांचे संस्थागत संस्थागत ढांचे के दुर्लभ संयोजन का परिणाम है, जो एक दूसरे को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हुई, जब अमेरिका ने रडार, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटिंग पर रक्षा खर्च के माध्यम से वे एरिया में निवेश किया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय फ्रेडरिक टर्मन के नेतृत्व में छात्रों और शिक्षकों को अपने शोध को व्यावसायिक रूप देने के लिए प्रोत्साहित करता था। इससे हुलियट पैकर्ड और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियां अस्तित्व में आई और शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और सरकार के बीच करीबी सहयोग का एक मॉडल तैयार हुआ। इसके बाद एक ऐसी संस्कृति विकसित हुई जो जोखिम को अपनाती थी और असफलता को कलंक नहीं, बल्कि सीखने का अवसर मानती थी। जोखिम को अपनाती थी और और अपनाती थी और अपनाती थी और असफलता को और असफलता को असफलता को कलंक नहीं, कलंक नहीं, बल्कि सीखने का अवसर सीखने का कलंक नहीं, सीखने का अवसर मानती थी। मानती थी इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में अपनी पहचान
अपनी पहचान बनाने वाले। अपनी पहचान बनाने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट ने इस सोच को ने इस इस सोच को और मजबूत करते हुए, सोच को और मजबूत करते हुए उद्यमियों उद्यमियों पर बार 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 भरोसा किया। और स्टॉक विकल्पों स्टॉक विकल्पों के जरिए कर्मचारियों कर्मचारियों को दीर्घकालिक सफलता दीर्घकालिक सफलता से जोड़ दिया। उत्साह और विचार
उत्साह और विचारों। विचारों की सघनता। सघनता भी उतनी ही, भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। एक क्षेत्र से एक छोटे से एक छोटे से क्षेत्र में इंजीनियर इंजीनियर और उद्यमी और उद्यमी स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से ज्ञान का ज्ञान का आदान प्रदान। आदान प्रदान करते थे। थे करते थे। जबकि 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 स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड और बर्कले
लगातार नई प्रतिभा तैयार करते रहे। नई प्रतिभाएं तैयार करते रहे। तैयार करते रहे। प्रवासी लोगों प्रवासी लोगों ने महत्वाकांक्षा ने महत्वा महत्वाकांक्षा और विविधता और विविधता जोड़ी। और अमेरिकी बाजार ने और और अमेरिकी बाजार ने उन्हें विस्तार विस्तार का मंच दिया। आखिरकार आखिरकार सफल संस्थापक सफल संस्थापक मेंटर और निवेशक और निवेशक के रूप में निवेशक के रूप में फिर से फिर से फिर से निवेश करते हैं।
इससे एक सतत चक्र बनता है। इससे से एक सतत चक्र बनता है, जो आज भी, जो आज भी, जो आज भी सिलिकॉन वैली आज भी सिलिकॉन सिलिकॉन वैली की की वैश्विक नवाचार, वैश्विक नवाचार में अग्रणी अग्रणी भूमिका को बनाए रखे, भूमिका को बनाए भूमिका को बनाए रखे हुए। पांच, जैसा कि आप
चैट जीपीटी की जैसा कि आप चैट जीपीटी टिप्पणी से देख सकते हैं। देख सकते हैं। टेक स्टार्टअप टेक स्टार्टअप के क्षेत्र में के के क्षेत्र में सिलिकॉन सिलिकॉन वैली सिलिकॉन वैली के दबदबे के दबदबे में में ढेर सारे वेंचर कैपिटल वेंचर वेंचर कैपिटल और रक्षा खरीद रक्षा खरीद का योगदान है का योगदान है योगदान है जिन्होंने स्टार्टअप जिन्होंने स्टार्टअप को को शुरुआत में सक्रिय और और सका सकारात्मक माहौल
माहौल, सकारात्मक माहौल मुहैया कराया। मुहैया कराया। अमेरिका के कुल स्टार्टअप में अमेरिका के कुल कुल स्टार्टअप में कुल स्टार्टअप में 20%। 20 20%। सिलिकॉन सिलिकॉन वैली में है। इसके अन्य इसके अन्य केंद्र इसके अन्य केंद्र इसके अन्य केंद्र निम्नलिखित हैं। न्यू 10 मिनट के बाद न्यूयॉर्क करीब 15%। बोस्टन बोस्टन 10%। लॉस एंजलिस लॉस एंजलिस 8%।
सिएटल। सिएटल 6%। जैसा कि आप चैट जीपीटी की टिप्पणी को देख सकते हैं, चैट जीपीटी की टिप्पणी से देख सकते हैं, टेक स्टार्टअप के क्षेत्र में सिलिकॉन वैली के दबदबे में ढेर सारे वेंचर कैपिटल और रक्षा खरीद का योगदान है, जिन्होंने स्टार्टअप को शुरुआत में सक्रिय और सकारात्मक माहौल मुहैया कराया। अमेरिका में कुल स्टार्टअप में 20% सिलिकॉन 20% सिलिकॉन वैली में हैं। इसके अन्य केंद्र निम्नलिखित हैं: न्यूयॉर्क करीब 15%, बोस्टन 10%, लॉस एंजलिस 8%, सिएटल 6% और ऑस्टिन 5%। ऑस्टिन 5%। छह नंबर पर।
ऑस्टिन 5%। बहरहाल भारत के लिए, भारत के लिए सही नीतिगत, सही नीतिगत उपाय तैयार करने, तैयार करने के क्रम में, के तैयार करने के क्रम में हमें शायद, हमें शायद वे सबक, वे वे सबक अपनाने की आवश्यकता, की अपनाने की आवश्यकता है, जो हमें जो हमें यूनिफाइड, जो हमें यूनि यूनिफाइड पेमेंट्स, पेमेंट्स पेमेंट्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इंटरफेस यूपी यूपीआई, आधार और किफायती मोबाइल और किफायती मोबाइल फोन और इंटरनेट और इंटरनेट के मिश्रण के के
कि मिश्रण से मिली है, से मिली है। इसके चलते, इनके चलते, इनके चलते देश में, देश में 50 करोड़ करोड़ से अधिक ग्राहकों, 6.5 करोड़ दुकानदारों, करोड़ दुकान दुकानदारों और इस व्यवस्था से जुड़े, और इस इस व्यवस्था से जुड़े 675 बैंकों, बैंकों का एक नेटवर्क, एक नेटवर्क तैयार हुआ है। हमें पूरी ताकत से, हमें पूरी ताकत से काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। ऐसा नीतिगत ढांचा, ऐसा ऐसा नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए,
करना चाहिए, जो भारत में, जो जो भारत में गैर पारिवारिक गैर पारिवारिक वेंचर कैपिटल और और प्राइवेट प्राइवेट इक्विटी कंपनियों के विकास को बढ़ावा दे। यही यही वह रास्ता है, यही वह रास्ता है जिससे 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 भारतीय स्टार्टअप के सपने के सपने साकार हो सकते हैं, साकार हो सकते हैं। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि 675 बैंकों का एक नेटवर्क तैयार हो गया है। 675 बैंकों का नेटवर्क तैयार हुआ है, और इसके चलते देश में जो हमें यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई, आधार और किफायती मोबाइल फोन और इंटरनेट के मिश्रण से मिली है, जिससे देश के 50 करोड़ से अधिक ग्राहकों, 6.5 करोड़ दुकानदारों और इस व्यवस्था से जुड़े 675 बैंकों का एक नेटवर्क तैयार हुआ है। और यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में पारिवारिक कारोबारों की हिस्सेदारी 80% है। अमेरिका में इनकी हिस्सेदारी मात्र 55% है। यह भी स्टार्टअप के लिए एक चुनौती है। इन कंपनियों से निवेश लेने का मतलब है कि ऐसे निवेशकों से पेश आना जो तकनीकी समझ नहीं रखते, और यह खतरा भी बना रहता है कि स्टार्टअप को उस पारिवारिक व्यवसाय में समाहित कर लिया जाएगा। हमें पूरी ताकत से काम करना चाहिए और ऐसा नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए जो भारत में गैर पारिवारिक वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी कंपनियों के विकास को बढ़ावा दे। यही वह रास्ता है जिससे भारतीय स्टार्टअप के अपने सपने साकार होंगे। हमें पूरी ताकत से काम करना चाहिए, ऐसा नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए जो भारत में गैर पारिवारिक
गैर पारिवारिक वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी कंपनियों के विकास को बढ़ावा दे। यही वह रास्ता है जिससे भारतीय स्टार्टअप के सपने साकार हो सकते हैं। इसे अपने एक दो दोस्तों को शेयर कीजिए और आपस में इस टॉपिक पर डिस्कशन कीजिए, क्योंकि किसी भी में पीटी मेंस के बाद जो इंटरव्यू देने आप जाइएगा तो आपका क्वेश्चन स्टार्टअप से, भारतीय स्टार्टअप से निश्चित रूप से पूछा जाएगा, और तब आप अमेरिकन स्टार्टअप से इसकी तुलना करके अपने इंटरव्यू का मार्क्स हाईएस्ट उठा सकते हैं। ये आपको आंतरिक ताकत देगा इंटरव्यू बोर्ड में। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले 50 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और हर साल यूपीएससी, बीपीएससी, आरबीआई ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन, आईईएस में लड़के अपीयर होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन इंटरव्यू में ये सब चीज जो पूछा जाता है उसका जवाब वो हिंदी वाले दे नहीं पाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए मेरा ये मिशन है कि जितने भी ये गंभीर विषय है जो आपको पूछा जा सकता है, ये जनरल इकोनॉमिक्स है, जनरल जीएस जो है उसका ये हिस्सा है। और ये इंटरनेशनल लेवल में इसलिए भी इसको माना जाएगा कि मैंने इसे अमेरिका से तुलना किया है। वहाँ के 5 स्टार्टअप जो है उन लोगों का क्या हिस्सा रहा है वो दिखलाया गया है। तो इसे हमें पूरी ताकत से काम करना चाहिए। ऐसा नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए जो भारत में गैर पारिवारिक वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी कंपनियों के विकास को बढ़ावा दे। यही वह रास्ता है जिससे भारतीय स्टार्टअप के सपने साकार हो सकते हैं। मैं डॉक्टर पीसी वर्मा, इकोनॉमिस्ट, पिछले 50 वर्षों से अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य है कि हिंदी भाषी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स लें और उनके सारे हिंदी में महत्वपूर्ण विषयों पर मैं डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल है मेरा, जिस पर कि वो अपलोड किया हुआ है, फ्री है। उसको आप पढ़िए, पढ़ करके अपने मटेरियल के साथ मैच करके, मिला करके उसे आपस में डिस्कस कीजिए। यही आपका इंटरव्यू में सहायक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। गाना पर, डांस पर इतना लाइक करते हैं, शॉर्ट्स पर, शॉर्ट्स बनाने लगे तो इतना में 10 को शॉर्ट बन जाएगा, शॉर्ट्स बन जाएगा। लाइक जरूर कीजिए।